डियर बोर्ड एग्जाम्स, आखिर ऐसा क्यों? क्या आप सभी को 10th वाले ही मिलते हैं? चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, सबको बस 10th वाले ही मिलते हैं। यानी बस जो आया 10th की फील्डिंग सेट कर दिया, 10th के बच्चों की फील्डिंग सेट कर दिया, और 12th वाले भी बच्चे पेपर दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनका पेपर टफ बना दो, लेकिन पेपर का लेवल एटलीस्ट 10th और 12th का सेम रखो। मतलब 10th का है तो 10th के लेवल का रखो, 12th का है तो 12th के लेवल का रखो। अब ये हो जा रहा है कि 12th का लेवल सारा प्रीवियस ईयर उठा के बढ़िया से दे दिए, बिल्कुल इजी सा बना दिए, लेकिन 10th वालों को ऐसे पेपर बना के दे दिए कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ऐसा, मतलब कभी बच्चा ऐसा कोई क्वेश्चन देख लेगा कि मतलब लाइफ में कभी देखा ना हो, एनसीईआरटी बुक में कभी देखा ना हो। मेरा कहना ये है कि पेपर तो इतना हार्ड नहीं आपने दिया है, पेपर तो आपने इतना हार्ड नहीं दिया है, बट आपने किया क्या है। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे, इन सभी बातों पे आएंगे। जैसा कि हम इसमें क्या बच्चे डिस्कस करने वाले हैं, कैसा रहा इंग्लिश का पेपर। आप सभी लोग अपना कमेंट में बताइएगा कि आप सभी का इंग्लिश का पेपर अच्छा हुआ या बुरा हुआ, और पेपर टफ है या ईजी है। तो मैं ऐसा कहूँगा कि बच्चे पेपर लगभग 60% मॉडरेट था, और उसके बाद 20% थोड़ा सा टफ था, और 20% बहुत टफ था। 60 मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि पेपर का लेवल बिल्कुल इजी आ गया था, कोई टीचर नहीं कह सकता। और अगर हाँ, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई टीचर देख रहा हो तो प्लीज़ ये कंट्रोवर्सी मत लेके आना कि यार सर आप ऐसे कैसे कह रहे हैं, हमने तो देखा पेपर बहुत ईजी है। हमारे लिए और आपके लिए ईजी है, बट ये 10th वालों के लिए, 10th के बच्चों के लिए ईजी नहीं होता। लाइफ में फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, और वो भी यूपी बोर्ड के बच्चे हैं। यूपी बोर्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है, मतलब गांव देहात के बच्चे होते हैं, इनकी इंग्लिश ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हालांकि सीबीएसई के बच्चे हैं तो वो तो इंग्लिश जानते हैं, उनका बैकग्राउंड बढ़िया होता है। ऐसा ऐसा सेंटेंस दे दो, ऐसी ऐसी चीज़ें दे दो कि बच्चे के सर के ऊपर से बाउंस हो। तो फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जाम देते हैं तो इतना उनके साथ इतनी अत्याचार होना सही बात नहीं है। तो इसलिए कोई अगर टीचर मेरी ये वीडियो देख रहा हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप कृपया करके ऐसा मत करिएगा कि आप ला के बोल दीजिए कि ये तो बहुत ईजी पेपर आया था, आप सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं। पेपर ईजी आया था, बट हमारे लिए, आपके लिए, 10th के बच्चों के लिए ईजी नहीं था, क्योंकि आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलिएगा कि जितना आपने पढ़ाया था उसमें से कितना आया है ना, क्या प्रीवियस ईयर कितना रिपीट हुआ। 12th का सारा उठा के प्रीवियस ईयर डाल दिया गया, बट 10th वाले बच्चों के साथ क्या ऐसा हुआ? नहीं। और बात प्रीवियस ईयर की नहीं है, बात मैं ये कह रहा हूँ एनसीईआरटी बुक्स की। भाई मैं और आप अगर टीचर हैं तो मैं और आप एनसीईआरटी ही पढ़ाएंगे, लेकिन हुआ क्या है अभी हम देखते हैं, ठीक है, तब अच्छे से क्लियर होगा। तो बच्चे पेपर का लेवल कैसा चेंज हुआ, कितना नंबर मिलेगा, ये सारा आपको इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाला है। चलिए, हाँ ये सब तो अनसीन पैसेज है, कोई बात नहीं है, ये तो मैंने पढ़ाया था, इसमें कई सारे क्वेश्चंस। ये भी हाँ, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं इस पे बात करूँगा। रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द राइट अरेंजमेंट, इस पे बात करता हूँ। तो बच्चे ये पेपर, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा टफ नहीं आया था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, यही मैंने कहा मॉडरेट था, थोड़ा सा क्या था, मॉडरेट था। कैसे मॉडरेट है मैं इस पर थोड़ा सा आपको डिस्कशन करके बता दूं। जैसे द इन्फॉर्मेशन ऑल सी गेव मी हैड, एक बार हैड डाल दिया, एक बार गेव डाल दिया, है ना। तो मुझे पता है कि आप सभी लोगों ने लगभग सी गेव मी ऑल द इन्फॉर्मेशन सी हैड, यानी ये किया होगा, ये किया होगा, और ये सही भी है, ठीक है। लेकिन बहुत बच्चे ये गलत करके भी आ गए होंगे, क्योंकि इसमें एक बार हैड भी दिख रहा है, एक बार ये दिख रहा है, यानी कि गेव भी दिख रहा है। तो हो सकता है कुछ बच्चे मिस्टेक करके आ गए हों। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है, लेकिन जैसा बच्चे तैयारी करके जाते हैं, जैसा एक्सपेक्ट करके जाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी इस क्वेश्चन में नहीं था, है ना। तो मॉडरेट लेवल था, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं फिर। ये अब ज़रा आप यूपी बोर्ड वाले, आप ज़रा मुझे एक चीज़ ये बताइए, ये वाला क्वेश्चन अगर आप अपने बुक में, आप अगर अपने एनसीईआरटी बुक में अगर आप ऐसा मुझे दिखा दीजिए कोई सा भी लाइन, तो मैं इंग्लिश टॉपिक पे मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। जैसे लेंचो शोड नॉट द सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, यानी लेंचो ने सरप्राइज दिखाया कि नहीं दिखाया, मतलब पैसे पाके सरप्राइज नहीं दिखाया, यानी सिंगल सरप्राइज नहीं दिखाया, मिनिमम सरप्राइज नहीं दिखाया, स्लाइटेस्ट सरप्राइज नहीं दिखाया, या मोस्ट सरप्राइज नहीं दिखाया। तो ये वैसे तो देखा जाए तो इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा है? इजी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पेपर हार्ड है या ये क्वेश्चन टफ है, लेकिन लेंचो ने थोड़ा सा भी, तो मतलब थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन तो होगा स्लाइटेस्ट,
स्लाइटेस्ट मतलब होता है थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं दिखाया। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये आपने अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, यानी एनसीईआरटी की जो बुक होती है, आपने तो ये क्वेश्चन डाला ही नहीं है, फिर आप ऐसा क्वेश्चन कैसे दे सकते हैं, है ना। और अगर दे रहे हैं तो जो एनसीईआरटी बुक है उसके बीच का दीजिए, तो एग्जैक्ट लाइन जैसे आप क्वेश्चन बनाते हैं तो एग्जैक्ट लाइन बना के दिखाइए। जैसे लिंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल, ऐसा था, लिंचो वाज नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल, आप नॉट सरप्राइज लिख देते, फिर ब्लैंक कर देते, बच्चों को एट ऑल करना पड़ता, ऐसा टाइप। बट ये लाइन तो आपकी एनसीईआरटी बुक में कहीं है ही नहीं है। हाँ, हालांकि पता है हमें कि अगर स्लाइटेस्ट मतलब होता है थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल आपने कठिन दे दिया, बट यूपी बोर्ड के बच्चे खास के गांव देहात से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बन जाता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा आप बिल्कुल आसान सा बनाइए, लेकिन ऐसा बनाइए जो एनसीईआरटी के आपके बुक में हो। फिर आगे बढ़ते हैं। तो 10th के बच्चों के साथ बड़ी जाति की गई है भाई, बड़ी जाति की गई है। अब इसमें से जितने क्वेश्चन आए हैं, इसमें से जितने क्वेश्चन आए हैं लगभग एक दो को छोड़ के, जैसे यहाँ नीचे ये वाला क्वेश्चन, डू नॉट ह्यूमिलेट मी सो टेक 2000 रुपीज़, यानी ये बात किसने कहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा अपमानित ना करो और मुझे मतलब ये लो 2000 रुपये ले लो। तो ये तो कहा था रामलाल ने, किससे कहा था, बिशंबर से कहा था, बोली वाले चैप्टर का है। बट ये आपने एनसीईआरटी के लाइन का हाँ दिया है, लेकिन आप जो एनसीईआरटी में आपकी जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्टिव वाला होता है, तो आप ऑब्जेक्टिव के 25-25, 30-30 क्वेश्चन एक बुक में डालते हैं। अब बच्चा वो भी तैयार करके जाए और उसके बाद हर चैप्टर का पूरा एक एक लाइन कितना याद रख पाएगा भाई, कितना याद रख पाएगा। ठीक, तो ये इस तरह से कुछ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में भी 2, 3, 4 आए थे जो बढ़िया लेवल के क्वेश्चन कह सकते हैं थे। लेकिन मैं ये फिर से मैं कह रहा हूँ कि इतना ज़्यादा टफ नहीं था कि इसको टैकल ना किया जा सके, ये मॉडरेट लेवल था। कैसा था, मॉडरेट लेवल था। अब ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पे और बात करेंगे। हाँ, ये सब तो बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ज़्यादा मुझे एनसीईआरटी के बुक से शिकायत है कि हम टीचर्स मिलके साल भर पढ़ाएं एनसीईआरटी, साल भर मिलके पढ़ाएं एनसीईआरटी, और आप उठा के क्वेश्चन कहाँ से दे देते हैं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी बढ़िया आया था बच्चे, इसमें मेरी एग्जामिनर से कोई शिकायत नहीं है, बस ये बता रहा हूँ कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। मेरी जो भी शिकायत है वो एनसीईआरटी के बुक्स से है। बाकी ग्रामर के क्वेश्चन में किसी से कोई शिकायत नहीं है, बाकी और किसी भी एरिया में, चाहे राइटिंग सेक्शन हो चाहे रीडिंग सेक्शन हो, किसी में कोई शिकायत नहीं है। बट जो मेरी एक सिंगल शिकायत है वो एनसीईआरटी के बुक से, कि भाई हम क्या पढ़ाएं, एनसीईआरटी ही तो पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी हमको प्रेफर किया गया, गवर्नमेंट प्रेफर कर रही है एनसीईआरटी पढ़ाओ, साल भर एनसीईआरटी पढ़ाओ, एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराओ, फिर उसके बाद कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन बढ़िया आया था, डू यू नो कोलकाता द कैपिटल सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल, ये पंक्चुएशन का क्वेश्चन आया था। अब भाई ये वाला क्वेश्चन एग्जामिनर की कोई गलती नहीं है, बट ये चीज़ कहा गया है कि आप 12th वालों का तो सारा का सारा प्रीवियस ईयर उठा के देते हैं, बट क्या ये प्रीवियस ईयर से कोई किसी भी तरह से रिलेट कर रहा है? आपके किसी भी सेट में ऐसा एक भी बच्चे क्वेश्चन देखने को नहीं मिला होगा, या मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसा क्वेश्चन किसी भी टीचर ने सॉल्व नहीं करा होगा। हालांकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए बच्चे, जो पेपर आया है 70 में से लगभग मेरा पेपर लगभग 55 से 60 मैच कर रहा है, जितना मैं जो पढ़ाया वही आया है ना। आप चाहे मेरी प्रीवियस वीडियो को जाके देख सकते हैं, 55-60 का वही आया। लेकिन अगर मेरे पढ़ाए में से 2 नंबर का भी कम आ जाए तो मुझे थोड़ा सा अपसेट फील होता है, और वो जो हुआ है ऐसा क्यों हुआ है, केवल और केवल एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन ना आने की वजह से हुआ है। जैसे डू यू नो कोलकाता द कैपिटल सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल, अब यहाँ पे आप पहले देते थे सारा सेड टू वाला यानी कि नरेशन वाला क्वेश्चन डालते थे, बट इस बार एग्जामिनर ने क्या किया है, डू यू नो कोलकाता, तो इसमें डी कैपिटल हो जाएगा डू यू नो, फिर कोलकाता में के कैपिटल हो जाएगा, डू यू नो कोलकाता द कैपिटल सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल। अब ये क्या है, वेस्ट बंगाल एक पश्चिम क्या है, मतलब प्रॉपर नाउन है बच्चे, इस वजह से इसका डब्ल्यू और बी कैपिटल होगा यहाँ पर, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि 12th वालों का आप सारा का सारा प्रीवियस ईयर उठा के दे दिया जाता है, बट 10th वाले बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। उनको तो ये दे दिया जाता है, ऐसा क्वेश्चन तुमको हम फेंक के मारेंगे, एग्जामिनर का सोचा ऐसा क्वेश्चन फेंक के मारेंगे कि तुमने तो कभी देखा ही ना हो, है ना, ऐसा क्वेश्चन फेंक के मारेंगे। फिर उसके बाद में हाँ, तो ये सब तो बेहद ईजी है, पैसे ट्रांसलेशन ऐसा कोई टफ नहीं है। फिर यहाँ देखना, व्हाट आर द ट्विन ऑब्लिगेशंस, ये सही है। हु ऑफर्ड टू हेल्प द ऑथर एनी फ्रैंक एंड व्हाट फॉर, यानी कि किसने हेल्प ऑफर किया एनी फ्रैंक को और किस चीज़ के लिए किया।
तो वैसे तो उसकी फ्रेंड एक थी, उसकी एक फ्रेंड थी जिसने उसका पोयम लिखने में हेल्प किया था। उसने कहा था भाई मैं तुम्हारा पोयम लिखने में हेल्प कर दूंगी। तो ये आपने चैप्टर में दिया है, लेकिन इसका कोई प्रीवियस ईयर से मिलता जुलता कोई नाता ही नहीं है। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है यूपी बोर्ड कि आप एक चैप्टर में 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर देते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आप देते अपने बुक में देते हैं कि इतना पढ़ लो, इसके बाहर नहीं आएगा। फिर जब आप ऐसा देते हैं, या तो आप उसको दीजिए ही ना, आप कह दीजिए कि आप पूरा केवल चैप्टर पढ़ो, मैं इस चैप्टर में कहीं से भी दे दूंगा। आप 15-20 क्वेश्चन इकट्ठा अलग से क्यों निकाल के दे देते हैं? बच्चे वो तैयार करें कि पूरे बुक का टीचर कितना पढ़ाए। भाई एक चैप्टर का अगर 15-20 क्वेश्चन करा रहा है तो 3-3 4-4 दिन लिख जाते हैं लिखाने में, समझाने में बच्चों को। और उसके बाद में पूरे चैप्टर का अगर अब हम लोग को तो ऐसा पढ़ाना पड़ेगा कि पूरा चैप्टर में अगर देखा जाए तो लगभग 500 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो या तो हम बच्चों को 500 क्वेश्चन पढ़ाना स्टार्ट करें, है ना। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर बच्चे क्या ही करेंगे। फिर उसके बाद में फ्रॉम वेयर डज द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट वाटर, यानी कहाँ से जो कावेरी है, कावेरी नदी की जो पानी है वो कहाँ से निकलती है। तो वैसे तो बुक में ये चीज़ मेंशन किया गया है कि ये कूर्ग के पहाड़ों और जंगलों से बीच के होके निकलती है। बट आपके क्वेश्चन में कहाँ है ये चीज़? क्या आपने क्वेश्चन में ये कहीं मेंशन किया है? पूरा चैप्टर, इस चैप्टर में लगभग 24 क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक में, और 24 में इसका एक बार भी जिक्र नहीं है। भाई 24 क्वेश्चन कम नहीं थे, है ना। आप ये सोचो कि लगभग पूरा प्रोज देखा जाए तो लगभग 100+ क्वेश्चन है ना, 150 क्वेश्चन है। अब एग्जामिनर को बच्चों से इतनी बड़ी दुश्मनी निकालनी होती है कि इन 150 क्वेश्चन के बाद इनको बच्चा पूरा पढ़ के जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये एग्जामिनर गलत कर रहा है, भाई आप सही कर रहे हैं, एग्जामिनर जैसा मन करे वैसा पेपर बना दो, लेकिन फिर बच्चे ये 150 क्वेश्चन किस उम्मीद से पढ़ के जाए बताओ, किस उम्मीद से पढ़ के जाए कि ये 150 क्वेश्चन हम पढ़ के जाएंगे, क्या ये आ ही जाएगा? 12th वालों में तो आपने सीधा सीधा छाप दिया, बट 10th वाले बच्चों के साथ इतनी जाती कि 150 क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हैं, लेकिन उस 150 में से एक भी नहीं आ रहा है। तो इसी वजह से बच्चे फिर किताबें पढ़ते नहीं, फिर बना के लिखते हैं, और फिर उनकी ज़िंदगी भी अच्छे से बन जाती है। तो यही मैं थोड़ी बातें मेंशन करना चाहूँगा कि आपने पेपर गलत नहीं बनाया है, आपने एनसीईआरटी बुक से हाँ दी है चीज़ें, लेकिन आप फिर ये 150 क्वेश्चन क्यों देते हैं? आप इसको देना बंद कर दीजिए। अगर आपको बुक के अंदर से ही सारे क्वेश्चन बनाने हैं, आपने एमसीक्यू बना दिया, चलो ठीक है, एमसीक्यू का मतलब ही होता है कि आप चैप्टर को डीप पढ़ो, मैं उस पर एग्री करता हूँ, लेकिन आप ये 25-25 क्वेश्चन फिर बनाना बंद कर दीजिए, क्योंकि बच्चे 150 क्वेश्चन तैयार करके जाते हैं इस उम्मीद से कि ये 150 पढ़ के जाएंगे, पूरा रट के जाएंगे, तो 3+3 यानी कि 6 नंबर हमारा आ जाएगा। 3+3 पढ़ के गए, 6 नंबर हमारा आ जाएगा। लेकिन 150 क्वेश्चन पढ़ने के बाद बच्चों का ये 6 नंबर भी नहीं आता। इतना बड़ा बच्चों के साथ अत्याचार कैसे सहा जाएगा भाई, बताओ कैसे काम चलेगा? या तो आप इन क्वेश्चन को मत दीजिए, सीधी सी बात है। फिर आगे बढ़ते हैं। ये भी वाई डू द वाइज नॉट, हाँ चलो ये तो प्रीवियस ईयर में मेंशन भी है। फिर सेम चीज़ यहाँ पे भी है, सेम चीज़ सप्लीमेंट्री वाले एरिया में भी है। वाई डिड द थीप हरी सिंह हैव नो फ्रेंड्स, हरी सिंह के कोई दोस्त क्यों नहीं थे? ऐसा पूरे चैप्टर में एनसीईआरटी में भी भाई मैंने चैप्टर पढ़ाया तो मुझे ऐसा कहीं कोई क्वेश्चन दिखा ही नहीं। मतलब बुक से भी पढ़ा जाए तो ये चीज़ हम नहीं समझ पाएंगे, उसमें नई चीज़ ढूंढ पाएंगे कि उसके असलियत में कोई दोस्त क्यों नहीं थे, ये तो मेंशन ही नहीं है कहीं पे। हालांकि अगर हम बना के लिखना चाहें तो हम ये बना के लिख सकते हैं कि हरी सिंह वॉज ए 15 ईयर्स ओल्ड बॉय एंड ही वॉज ए एक्सपर्ट थीप, ही वॉज गुड एट फेस रीडिंग, ही वॉज ए कनिंग गाय, ही वॉज ए कनिंग गाय, या ही वॉज ए कनिंग बॉय। वो एक धूर्त लड़का था, वो एक चोर लड़का था, धूर्त लड़का था, इस वजह से कोई भी उसका दोस्त बनने में इंटरेस्ट नहीं रखता था। हाँ हम टीचर हैं, हम बना के लिख ले जाएंगे, ये बात है ना। मुझे कोई नहीं लगता, अगर आप जैसे टीचर ही हैं, टीचर कोई वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपने ये चीज़ कभी बच्चों को ऐसा ये पढ़ाया होगा कि हरी सिंह के कोई दोस्त क्यों नहीं थे। ये नहीं कि आपने नहीं पढ़ाया तो आप गलत हो गए, नहीं आप गलत नहीं है, ये चीज़ बुक में मेंशन ही नहीं है। तो जब हम वही चीज़ पढ़ा पाएंगे ना जो बुक में दिया रहेगा।
अब ये चीज़ बुक में है नहीं तो भाई हम आप कहाँ से पढ़ा पाएंगे। मुझे पता है हालांकि बच्चे इसको करके आ गए होंगे, बट कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो केवल क्वेश्चन आंसर भी याद करके जाते हैं, तो उनके लिए तो भाई ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बढ़िया आ गया। तो ये जो मेरी जो भी शिकायत है, मैंने ग्रामर सेक्शन में कोई शिकायत नहीं की, मैंने राइटिंग सेक्शन में कोई शिकायत नहीं की, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बच्चों को उम्मीद होता है, सबसे ज़्यादा बच्चों को जिस चीज़ से उम्मीद होता है और टीचर्स को जिस चीज़ से उम्मीद होता है वो होता है एनसीईआरटी। लेकिन हम एनसीईआरटी पे कैसे भरोसा करें, आज मेरा बात ये चीज़ है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, चाहे वो टीचर हैं चाहे वो बच्चे हैं, इस बात पे हर कोई एग्री करिए कि हाँ इस बार का पेपर हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ईजी आया है, पेपर टफ आया बच्चे। अब बात आता है, पेपर तो मैंने आपको बच्चे सारा का सारा दिखा दिया है ना। और जैसे यही वाला देखो, अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस डिड भोली एग्री टू अनइक्वल मैच एंड लेटर सी रिजेक्टेड इट। क्या यूपी बोर्ड वाले बच्चों को आपने सीबीएसई समझ लिया है? इतना हार्ड क्वेश्चन कि अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस डिड भोली एग्री टू अनइक्वल मैच एंड लेटर सी रिजेक्टेड इट, मतलब बच्चे इतना भयंकर इंग्लिश ये समझ पाएंगे? कौन सा टीचर इस क्वेश्चन आंसर को पढ़ा के भेजा? किसी टीचर, कोई टीचर अपने क्लास से इन क्वेश्चन को मैच करा के दिखा दे? नहीं है। तो भाई यूपी बोर्ड के बच्चों को सीबीएसई बोर्ड का बच्चा ना समझा जाए। यूपी बोर्ड के बच्चे गांव देहात से बिलोंग करते हैं और इनके लिए इंग्लिश सबसे बड़ा डर होता है। और आज यूपी बोर्ड ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि वास्तव में तुम डरते हो, तुम्हारी औकात यही है, तुम डरो इंग्लिश से। हम लोग तो इंग्लिश को आसान बनाने के लिए लगे हैं, लेकिन बच्चों के साथ ये ऐसा हो रहा है पेपर बना के। तो मेरी जो भी शिकायत थी वो एनसीईआरटी से थी। एनसीईआरटी से कितना भरोसा? तो बच्चे आपने पेपर का लेबल देख ही लिया कि पेपर का लेबल काफ़ी हद तक चेंज है। चेंज इस वजह से है कि चीज़ें एनसीईआरटी से मैच नहीं हो रही। प्रीवियस ईयर के बेसिस पे क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आए हैं। मतलब लिटरेचर का क्वेश्चन देखा जाए तो एक भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट नहीं हुआ, एक ट्विन ऑब्लिगेशन को छोड़ के, है ना। अब सवाल जो सबसे बड़ा है, हाँ आप तो ये तो देख लिए कि पेपर का लेवल टफ। अब बच्चे सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि कितना नंबर आपको मिलेगा, सबसे बड़ी ये चीज़। तो बच्चे आप ये समझ लीजिए कि ये मैं और आप मैं नहीं डिसाइड कर सकता, ये आप भी डिसाइड नहीं कर सकते। ये बच्चे सीधी सीधी बात है एग्जामिनर के ऊपर, यानी जो कॉपी आपकी चेक करेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आपने सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था कि अगर आप पढ़ के गए हों, पूरी स्टोरी आपके स्कूल में पढ़ाई गई हो और अगर आप पढ़ के गए हों तो आप बना के लिख ना पाएँ। आई होप आप सभी लोगों ने स्कूल में पढ़ाई करके क्वेश्चन को लिखा होगा तो आप आराम से लिख ले गए होंगे, है ना। तो अगर मान लिया जाए आप कोई क्वेश्चन गलत करके आए हैं, जैसे मान लिया जाए टोटल ओवरऑल आपने लिटरेचर और ये सारा जो मिला के लगभग आपने 3 क्वेश्चन गलत किया। बच्चे कितना क्वेश्चन गलत किया? 3 क्वेश्चन। या फिर आर्टिकल को कुछ बना के लिखे हैं, तो अगर मान लिया जाए वो बच्चे 3 नंबर का है तो आपको 1 या 2 नंबर कंफर्म है कि उस पर मिलेगा। अगर आप कुछ भी लिख के आए हैं, आपने सही ग्रामर का यूज़ किया है, तो चाहे छोटी बात ही लिख के आए तो आपको उस पर आधा नंबर ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। ठीक है बच्चे, तो बहुत ज़्यादा इसमें होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है, सारा पेपर अच्छे से लिखा है, अटेम्प्ट किया है सारा, तो आप ये मान के चलिए बच्चे कि आपको 85 to 90 मिलेंगे अगर आपने सारा का सारा अटेम्प्ट किया है। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे बच्चे होंगे, आपने बहुत बढ़िया से पेपर लिखा होगा बच्चे, तो मुझे भरोसा, अगर आपने बहुत अच्छा लिखा होगा, बहुत शानदार लिखा होगा बच्चे, तो 90 से 95 के बीच में आपका आएगा। और अगर आप एवरेज बच्चे रहे हों कि हर चीज़ बना के लिखने की भरोसे रहे हों, तो बच्चे आप ये मान के चलिए फिर आप 80 के अराउंड ही रहेंगे, अगर आप सारी चीज़ बना के ही लिखे होंगे तो आप सभी बच्चों से ये मेरा रिक्वेस्ट है, आप इसको देख के बच्चे होपलेस मत होइएगा। नंबर जैसा भी मिलेगा लगभग सबको सेम ही मिलेगा। लेकिन एग्जामिनर को भी पता है, जो कॉपी चेक करने जाता है उसको भी पता है कि पेपर टफ आया है, पेपर टफ आया है। तो पेपर जब टफ आता है तो बच्चों को कुछ ना कुछ उसमें नॉर्मलाइजेशन कह सकते हैं, कंपटीशन एग्जाम में इसको नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं, बट इसमें नॉर्मलाइजेशन का ऐसा कोई रूल नहीं है। आपको एक अच्छा नंबर कह सकते हैं कि आपको एक अच्छा नंबर मिलेगा अगर आपने क्वेश्चन सारा अटेम्प्ट किया है। तो बस यही चीज़ है कि क्वेश्चन आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं आना है। और बाकी जितना मैंने ग्रामर पढ़ाया, राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन, ये सब कुछ मैच हो रहा है। बस यही 3 क्वेश्चन लिटरेचर के जो हैं वो थोड़े अटपटांग से पूछ लिए गए, है ना। चाहे वो ऑब्जेक्टिव की बात करें या फिर सब्जेक्टिव की बात करें, तो सब में थोड़ा सा लेवल अच्छा था। तो पेपर का लेवल मुझे बताना था और पेपर आपने कैसे दिया। अगर आपको टफ लगा है तो इसका मतलब केवल बच्चे आपको टफ नहीं लगा है, आपके इस बड़े भाई को भी टफ लगा है ना। मैं हमेशा ये कभी नहीं बोलूँगा इतना आसान पेपर यार तुम नहीं कर पाए, नहीं बच्चे, मैं जो सही होता है बस वही बोलता हूँ, है ना।
मैं ये लोगों की तरह नहीं, मैं इंग्लिश का टीचर हूँ तो मैं कहूँगा मेरे लिए तो हलवा है। भाई मैं तो वास्तव में सारा पेपर देखूँ तो चुटकी में बजा के सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम 10th के बच्चे हो और यूपी बोर्ड के बच्चे हो, गांव देहात से बिलोंग करते हो, तुम्हारे लिए वास्तव में ये इंग्लिश का पेपर चैलेंजिंग था। बाकी सारे पेपर की अपेक्षा इंग्लिश का पेपर बढ़िया अच्छा खासा चैलेंजिंग था। ठीक है बच्चे, तो आज के इस क्लास को हम यहीं पे विराम देना चाहेंगे, लेकिन मैं आपको बच्चे नेक्स्ट पेपर के लिए मोटिवेट करता हूं कि अगले पेपर में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 7 सेट हुआ, 7 सेट में केवल इकलौता हमारा यही गोंडा जिले का ही सेट सबसे ज़्यादा टफ आया था। इसके अलावा बाकी और सेट मैंने देखे वो उतने टफ नहीं थे जितने हमारे यहाँ के पेपर टफ थे। ठीक है बच्चे, तो आप बिल्कुल भी मत डरिएगा। हाँ, इंग्लिश में आपकी फील्डिंग सेट कर दिया तो हो सकता है कि मैथ और साइंस में आप बच जाए, बट इंग्लिश का पेपर बहुत बढ़िया था, है ना। कोई टीचर इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकता कि नहीं हलवा पेपर आया था, पेपर बढ़िया आया था बच्चे। ठीक है, चलिए बच्चे, बेस्ट ऑफ लक नेक्स्ट पेपर के लिए, और तबाही मचाते रहो, मेहनत करते रहो, डिमोटिवेट बिल्कुल मत होना, होपलेस बिल्कुल मत होना। जैसा आपका पेपर हुआ लगभग सभी का वैसा हुआ है। अगर आपसे एनसीईआरटी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई तो सभी से हुई होगी, है ना, क्योंकि हम लोग भी देखे तो हम लोग सोचे यार ये कैसा पेपर बना दिया, इसमें तो एनसीईआरटी का कोई है ही नहीं है। ठीक बच्चे, चले मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।